गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्वायर एंड इकोलॉजी का कंप्लीट टॉपिक कराऊंगा। आपके 2 वीडियो हो चुके हैं और ये पार्ट 3 मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्लाइमेट चेंज, जो वनडे एग्ज़ाम्स एंड अदर एग्ज़ाम्स, सीटेट, सुपरटेट, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे एनसीईआरटी बुक सार संग्रह से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इसमें हमारा 7 पेज तक हो गया था, नेक्स्ट पेज 8 है। इसमें देखते हैं, हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है। जलवायु परिवर्तन होता है क्लाइमेट चेंज। क्यों होता है? एक तो अब हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का क्या अधिकता हो जाती है, ओजोन परत का क्षरण होने की वजह से और प्रदूषण की वजह से। ये प्रमुख कारण हैं इनके। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किससे प्रस्तुत की थी? एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ फोरियर, इन्होंने की थी। किस गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। हिमतत्व ग्लेशियर किस ग्लेशियर या बर्फ की चादर, जिसे बोलते हैं आइस शीट, को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो तुम्हारी होगी वो समोच्च बांध या अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु ग्रीन क्लाइमेट फंड की गठन का प्रावधान किया गया था? ये कनकुल सम्मेलन में मैक्सिको वर्ष 2010 में किया गया। आगे बात करते हैं हम लोग, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? जलवाष्प, जिसे वाटर वेपर बोलते हैं। वर्ष 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। ये 2015 की बात है। इसके अंतर्गत एक लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना होने पाए। ये मोस्ट पॉइंट है। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एक महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? मोस्ट हो जाएगा ये वाला, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड, वर्ष 1979 में हुआ था। कौन सी घटना वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती है? एक तो हिमानी का पिघलना, यानी बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ का पिघलना स्टार्ट हो जाता है। सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होने लगता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि बढ़ जाती है, यानी उसमें वैश्विक टेम्परेचर हाई होने लगता है। अब वैश्विक तापन के कारण बताना। एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी?
एक इटली हो गया और एक ये स्विट्ज़रलैंड हो गया। अगर एल्पाइन ग्लेशियर पिघलता है तो इनको अपनी सीमाओं का फिर से निर्धारण करना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावित हुआ? 2005 में। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावित हुआ? 2005 से। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर, ये भी मोस्ट है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और विकिरण के अवरक्त अंशों को अवशोषित करती है। ठीक है, कार्बन डाई है वो विकिरण के अवरक्त को क्या अवशोषित कर लेती है। अगर हम मीथेन गैस की बात करते हैं, मीथेन गैस की उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिलिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में है। ये तुम्हारा मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किसके प्राप्त किया जाता है? आई कोर से। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा की बचत पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय 8:30 PM से 9 PM के बीच के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। 2020 में 28 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। 28 मार्च को अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 14वां संस्करण था। इसका विषय या थीम जो थी वो थी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय, ये भी काफ़ी मोस्ट है, द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति का प्रदान की 8 अगस्त 2017 को। मोस्ट है ये भी। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1990 में। विश्व में तापमान प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? अल्जीरिया, ब्राज़ील में। ये केन्या में है, ये बता चुके हैं, मोस्ट है ये भी। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से। भूटान एवं कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल में 6 मिलियन काम अवशोषित करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 की बात करते हैं। ओजोन परत एवं क्षरण प्रदूषण, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर में स्थित होती है? समताप मंडल में, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? इसकी हाइट होती है 20 से 35 किलोमीटर। ये काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चंस। अब क्या होता है, अब जो अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें समताप मंडल की जगह स्ट्रेटोस्फीयर दे देते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आवा मंडल
की खोज किसने की? G.W. केंट मूर ने। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? ब्रायन गार्डियन और जोनाथन शैकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो इसे डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई से मापा जाता है ओजोन परत को। अब बात करते हैं हम लोग परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ओजोन स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक होते हैं? ये द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जल अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट, नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये सुपोषण में क्या करते हैं? वृद्धि कर देते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु प्रदूषित करती है? लेड। वाहनों में परिणाम स्वरूप लेड होती है धातु, वो प्रदूषित करती है। अब बात करते हैं ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जैव जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। अम्ल वर्षा से मृदा क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा का पीएच कम होता है। अम्ल वर्षा होने से मृदा का पीएच मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC। ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? CFC होती है, हैलोजन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211, 1301 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन के अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे भारत में के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, और त्रिवेंद्रपुरम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई अधिक कमी होती है। वायु में तैरते हुए सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है वायु में तैरते हुए। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? जो मानवों द्वारा होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। जैव उपचारण से तात्पर्य है जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों को निष्कासन करना। रेफ्रिजरेटर में परिस्थिति के रूप में भरने वाली गैस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विपणन सामान्यतः मैप्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन से होती है। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमीनिया यानी अमोनिया की बात कर रहा है, NH3 की बात कर रहा है, भी प्राकृतिक रूप से प्रयोग की जाती है। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभाव क्षेत्र में किया जाता तो इसे क्या कहा जाता? स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है इसे। यह प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाने उसका जैवोपचार किया
जाए तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। प्रदूषण को जड़ों पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करता है? मानव जनित प्रदूषण के द्वारा। वे वायु प्रदूषण जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ऐसे वायु प्रदूषण जो प्राथमिक वायु प्रदूषण तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषण। ये प्राथमिक और द्वितीयक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फेब्री एवं हेनरी वुशान ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट, यानी ओजोन परत की खोज किसने की थी? चार्ल्स फेब्री एवं हेनरी वुशान ने की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओजोन के बाद हमारा ओजोन चल रहा है, ये ओजोन परत के बारे में। ये इक्वली इन्वायरमेंट का टॉपिक है। अब हम आते हैं चेरनोबिल। यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यूक्रेन में पता है अभी आपको, अभी जल्द ही उसमें युद्ध चल रहा था अभी रूस और उसके बीच में, 26 अप्रैल 1986, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को। प्रदूषक और दुष्प्रभाव। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो दुष्प्रभाव होता है वो श्वास संबंधित होता है। इसमें सांस में रुक जाती है, लोगों की सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड केंद्रीय तंत्र का तंत्र संबंधी समस्याएं के लिए। धूल के कण यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचाते हैं। और शीशे की बात करते हैं तो ये कैंसर का काम करता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषक के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट ही है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो ये कैडमियम से, काफ़ी बार पूछा गया है। सीसा रहित पेट्रोल उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टैल्यून, जाइलिन, ये मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है? ये सिलिका तथा एस्बेस्टर युक्त धूल कणों से होता है। सिलिका। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की। किन उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो ये कपड़ा उद्योग में। अब बात करते हैं हम लोग भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों को? दामोदर नदी थी। अब बात करते हैं हम लोग पेयजल एवं नाइट्रेट। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मेथैनोग्लोबोनीमिया। इम्पोर्टेंट है ये। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है सिगरेट के धुएं में। अब ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट करने क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस के रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये पॉलीथीन का भी क्यों नष्ट नहीं की जाती है? क्योंकि ये पॉलीमर से निर्मित होती है, इसीलिए।
रेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 1974 में। मोस्ट क्वेश्चन है ये। कौन सा ईंधन है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन से कम वायु प्रदूषण होता है। अब बात करते हैं हम भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख तत्व होते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। भूमिगत जल को प्रदूषण करते हैं। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों में कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? फास्फेट की। मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिशिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम होता है? कपड़ा उद्योग में। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति में होता है? क्रायोमेटोग्राफी से। अब बात करते हैं ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है ब्लैक फुट। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? ये होता है जलकुंभी। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंट्स नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? पराबैंगनी विकिरण की वजह से। अब हम बात करते हैं ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से होता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन थैलियों को नष्ट करने के लिए पॉलीमर की आवश्यकता होती है। भोपाल गैस त्रासदी। मिसाइल आइसोसाइनेट। अब बात करते हैं भारत में कूड़े कचरे जलाने के लिए बता चुके हैं। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। ये 1974 में किया गया था। किस मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम या गाजर घास जिसे बोलते हैं, परागकणों से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग या ये गाजर घास, विदेशी घास भी बोलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा रोग होता है इनके परागकणों से? चर्म रोग या दमा। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण को सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन से वायु प्रदूषण को मापा जाता है। किस पादप का जलवायु विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जलकुंभी को। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन को मापन किया जाता है रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में होता है? पराबैंगनी विकिरण से। आगे बात करते हैं वायु प्रदूषक की बात करते हैं। प्रभावी अंग तुम्हारा एस्बेस्टस, धूल, फेफड़े, सीसा, मस्तिष्क को, पारा, उदर को, ये प्रभावित अंग होते हैं। उदर को करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तुम्हारा करता है रक्तवाहिनियों को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे हैं? वायु प्रदूषण के, ये बता दिया। नाभिकीय मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ऊष्मीय प्रदूषण, थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं जिसे। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस, इससे फेफड़ों का कैंसर या रक्त कैंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पर्यावरण संस्थाएं एवं संगठन। सॉरी, थोड़ी सी खांसी हो रही है, कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरा ही टॉपिक कराएंगे। पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस।
संगठन, अगर इसकी बात की जाए संगठन की, ये एक ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ सदस्यता कितनी है? 193 देश सदस्य हैं। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। अब बात करते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी जो स्थापना है वो अक्टूबर 1948 1948 में। इसका हेडक्वार्टर हो गया तुम्हारा मुख्यालय गिलांड, स्विट्ज़रलैंड। इसके जो मेंबर्स हैं वो 1300 हैं। पादप, वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों व्यापार पे अंतर्गत अधिसम्य या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ये मोस्ट है। मुख्यालय इसका है जेनेवा में। अब बात करते हैं उद्देश्य की बात करते हैं। संगठन का उद्देश्य क्या था? तुम्हारा UN जो हुआ था पर्यावरण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था कि वैश्विक, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना, प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य से सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। अब बात करते हैं हम लोग वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण अधिनियम पर। स्थापना इसकी 1979 में। मेंबर्स 300। इसका हेडक्वार्टर बोन, जर्मनी में है। इसका उद्देश्य था यह अभिसंभ प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए है। इसे वैश्विक मंच प्रदान करता है। अब बात करते हैं विश्व वन्यजीव कोष की, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी फुल फॉर्म होती है WWF की। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। सदस्य देश 100 हैं। इसके हेडक्वार्टर इसका ग्लांड, स्विट्जरलैंड में है। पर्यावरण संरक्षण शोध संस्था पुनर्स्थापना, इसका उद्देश्य है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1922 में हुई थी। इसके मेंबर्स 121 हैं। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज UK में है। ये इनका जो एम था, उद्देश्य था, यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है। अब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1974 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसका उद्देश्य था पौष्टिक भोजन और नवीनीकरण ऊर्जा सार्वभौमिक सभी लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय है इसका एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। इसका उद्देश्य था यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित करना। अब वेटलैंड, इंटरनेशनल वेटलैंड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी वेटलैंड की भूमि की जो था वो 1995 में। इसका मुख्यालय वेंजनिज़न, नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्व व्यवस्थित में लगाने के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं टार्डमम कन्वेंशन की स्थापना 1998। सदस्य मेंबर 157। हेडक्वार्टर रोटरडैम, नीदरलैंड। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित, यानी पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यापार की सहकारी प्रयासों पर बल देना था। स्टॉकहोम सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब होता है? स्थापना इसकी 2001 में। मेंबर 152 हैं और इसका मुख्यालय होगा तुम्हारा स्टॉकहोम, स्वीडन। इसका उद्देश्य था एक अनवरत जैविक प्रदूषकों, जिसे पेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं, के प्रयोग समाप्त करने अथवा उन पर प्रभावित प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं
अगले पेज में चलते हैं। ये तुम्हारा दिया है मिसलेनियस यानी विविध। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आंकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एजेंडा 21। इकोमार्क क्या है? पूछा जाता है मोस्ट। पर्यावरण अनुकूल उत्पादन को भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा प्रदान किया जाता है प्रमाण चिन्ह। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र से विशेष उपलब्धियां हेतु प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चीन। पारिस्थितिकी स्थायी मित्र विविधता यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का। ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये झांसी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। अब बात करते हैं कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का शुभंकर है? पांडा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मोज की गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? ये नाम चेंज हुआ है। ये भी मोस्ट है। महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एवं एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 1993 में याद रखना। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 1993 में। आगे बात करते हैं सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में। अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत की थी। वर्ष 2003 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? सिएरा लियोन में। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो ये तुम्हारा नागपुर में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों के लिए है पेरियार में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ? 1982 में। काफ़ी क्वेश्चन ये मोस्ट हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करते हैं, ये देहरादून में स्थित है। सासाकावा पुरस्कार की बात करते हैं। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र से प्रदान है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र से। आंदोलन की बात करते हैं और संबंधित व्यक्ति, चिपको आंदोलन, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे पॉइंट्स। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा पूछा जाता है। गौरी देवी और चंडी प्रसाद कि इसमें आंदोलन में कौन कौन था शामिल? नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमर्ट। मैत्री आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन सत्य जाबोजी, अमृता देवी। सारे आंदोलन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं चारों ही, इन्हें रट लेना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में है, वर्ष 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था तुम्हारा नई दिल्ली, वर्ष 2008 में। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन पेरियार गेम अभ्यारण्य बाघों के लिए है। भारत का केंद्रीय गंगा प्राधिकरण हो चुका है ये
अब हम लोग आते हैं, कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को यूएन द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। ये याद रखना, एस.एस. स्वामीनाथन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते आगे, अभी हमारा कितना पेजेस बचा है चेक कर लेते हैं एक बार, कितना और रह गया। बस ये लास्ट ही है, इसे कंप्लीट करते हैं, वैसे ही तुम्हारा एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट पेज है, ये मिसलेनियस का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन की बात करते हैं, सम्मेलन और निर्णय। सम्मेलन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम पर्यावरण मैग्ना कार्टा, ये संयुक्त राष्ट्र 1972 में हुआ था वर्ष, और निर्णय इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखना। मानव विकास पर्यावरण मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पहला वाला। हेलास्की सम्मेलन हुआ था तुम्हारा, एक मिनट रुकना। हेलास्की सम्मेलन की बात करते हैं, तुम्हारा ये हुआ था, हेलास्की सम्मेलन हुआ था 1974। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा। लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में, ये समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध के लिए। अब यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, ये 1979 में हुआ था, ये प्रजाति संरक्षण के लिए हुआ था। वियना सम्मेलन की बात करते हैं, 1985 में हुआ था, ओजोन स्तर ये का संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करते हैं 1987, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ था वो मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। यह 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी मोस्ट मॉन्ट्रियल वाला ये याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रियो सम्मेलन की बात करते हैं, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी सम्मेलन दोनों ही मॉन्ट्रियल और ये रियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई। नैरोबी की घोषणा पत्र 1997। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ था। क्योटो सम्मेलन की बात करते हैं, ये पृथ्वी में 5वां सम्मेलन है। ग्रीन सम्मेलन की पहचान भूमंडलीय तापमान कम करने को वर्ष 1990 के स्तर पर 1990 के स्तर पर 5% की कटौती का निर्णय लिया। जॉनसन वर्ग रियो डी गस्टेन प्लस सम्मेलन यहाँ 2002 में हुआ। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना, सहमति। मॉन्ट्रियल सम्मेलन की बात करते हैं, ये UNSFCC 2005 विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना 1990 के स्तर तक लाना था। अब नुसा दुआ सम्मेलन की बात करते हैं, बॉली रोड मैप 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखा गया था। कोपेन सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल, ये बार बार पूछा जाता है। 2009 में विकसित और औद्योगिक राष्ट्र वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान है। कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना। कानकुन सम्मेलन की बात करते हैं, 2010 में हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय। डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड। दोहा सम्मेलन COP 17, 18 ये मोस्ट हैं। डरबन और दोहा याद कर लेना। 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। अब बात करते हैं तुम्हारा 17 रियो 20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था हरित व्यवस्था पर। अब 1200 सम्मेलन की बात करते हैं, COP 19 ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने में सहमति। COP 20 लीमा सम्मेलन। COP 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि COP 21, 22, 23 और 25 ये इनमें से पूछा जाता है। 14 ग्रीन क्लाइमेट, ये वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व देशों की प्रतिबद्धता स्वीकृत। पेरिस सम्मेलन COP 21 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु का कानूनी रूप से बाध्य संधि
बाबा इगली सम्मेलन मोरक्को 2016 में। हमारी जलवायु सतत विकास के मार्ग की इस कार्रवाई की उद्घाटन। 22 की बात करते हैं, बोन सम्मेलन जर्मनी COP23 2017 में फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंट्स प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं तुम्हारी काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड COP24 2018 में हुआ था। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन प्रस्तुत नियमावली। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में COP25 2019 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा की समर्थन। कोविड-19 महामारी के कारण नवंबर 2020 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले COP26 काफ़ी मोस्ट रहेगा। ये 25 और 24 और 26 स्थगित कर दिया गया था। ये स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसका आयोजन नवंबर 2021 में किया गया है और 2021 में इसका हुआ है, इसीलिए याद रखना, क्योंकि 20 वाला ये स्थगित हो गया था और 21 में हुआ था। और जो तुम्हारा और आगे जो होने वाले हैं उन्हें याद रखना। आज की क्लास में इतना ही। जैसा कि मैंने आप लोगों से दोस्तों कहा था कि पर्यावरण और स्थिति का हम पूरा टॉपिक कराएंगे। अब आपके ये तीसरा वीडियो है और इसमें पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।